ओम श्री साईनाथाय नमः। ओम श्री साईनाथाय नमः। ओम श्री साईनाथाय नमः। सभी साईं भक्तों को नमस्कार। साथियों, कथा प्रारंभ करते हैं। नई कथा की ओर लेकर चल रहे हैं नया अध्याय। एक महिला अपने बच्चे को लेकर पाठशाला जाती है। वहां मिलते हैं श्रीकांत मास्टर जी कि मास्टर जी, मुझे अपने अध्यापक जी, मुझे अपने बेटे का एडमिशन कराना है। मास्टर जी कहते हैं, लगता है शिरडी में नए आए हो। क्या? हम शिरडी में कल ही आए हैं। मेरे पति बल्लभ भर के सरकारी वकील हैं। अब श्रीकांत जी के चौंकने की बारी। बल्लभ भर के? अरे वो तो बड़े फेमस वकील हैं, बड़े अच्छे वकील हैं, सरकारी वकील हैं। खबर छपती रहती है अक्सर उनकी। कि मुझे इनका, अपने बच्चे उज्जवल का एडमिशन कराना है। मास्टर जी कहने लगे, हाँ हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। उज्जवल जो है डरा सहमा सा दिखाई दे रहा है। इतने में बाबा पहुंचते हैं। बाबा के पास श्यामा आता है। कि साईं, आपके लिए चिट्ठी आई है। चिट्ठी आई है? किसकी? जरा पढ़कर तो सुनाओ। बाबा कहने लगे, अरे काम छोड़कर श्यामा क्यों आए? थोड़ा काम निपटा कर आ जाते। कि नहीं साईं, चिट्ठी थी आपके लिए, इसलिए मैंने कहा कुछ जरूरी हो सकता है, इसलिए आपको पहुंचा दूं। बाबा ने कहा, अच्छा पढ़कर भी सुना दो। श्यामा कहने लगे, साईं चिट्ठी भेजी है दादा साहब खरपड़े जी ने मुंबई से। बाबा कहने लगे, याद आ गई दादा साहब खरपड़े को? बहुत वक्त हो गया मिले, मुलाकात हुए। चलो पढ़कर सुनाओ क्या लिखते हैं दादा साहब खरपड़े। खरपड़े साहब ने चिट्ठी में लिखा कि मेरे एक परिचित वकील हैं, नाम है बल्लभ भरके, जिनका ट्रांसफर साईं शिरडी में हुआ है और मैं खुद उन्हें लेकर आपसे मिलाने के लिए आऊंगा। बाबा कहने लगे, नहीं कोई जरूरत नहीं है। अभी हर व्यक्ति एक जैसा नहीं होता। कि दादा साहब, तुम जैसा खुद हो वैसा ही दूसरे के विषय में सोचते हो, लेकिन हर व्यक्ति ऐसा नहीं होता, इसलिए मैं नहीं मिलना चाहूँगा तुम्हारे वकील से। उसके बाद बाबा श्यामा से कहने लगे, तुम श्यामा अपने काम में लगो और मैं जरा पाठशाला जा रहा हूँ। पाठशाला इस वक्त? श्यामा कहने, हाँ कुछ जरूरी काम है। बाबा पाठशाला पहुंचे। वहाँ श्रीकांत को बुलाया। पाठशाला के गेट पर ही श्रीकांत बात ही कर रहे थे। श्रीकांत से कहने लगे, श्रीकांत बहुत अच्छा पढ़ाते हो, सब चीज़ ठीक है, लेकिन एक चीज़ याद रखना कि जिस बच्चे को जितना ज़्यादा प्रोत्साहन देना हो पढ़ाई में, उतना ही देना, ज़्यादा देने की कोशिश मत करना। वजह, किसी पौधे को जरूरत से ज़्यादा खाद दोगे, पानी दोगे, वो पौधा मुरझा जाएगा, यहाँ तक कि वो मर भी जाएगा। इसलिए कम कहा ज़्यादा समझना, और मुझे इतना ही तुम्हारे से कहना था कि जो बच्चा जिस लायक हो उसी लायक उसे प्रोत्साहन देना, जरूरत से ज़्यादा देने की कोशिश मत करना। बाबा कहकर निकल लिए। श्रीकांत पहुँचे तो वकील साहब की पत्नी, बल्लभ भरके जी की पत्नी
श्रीकांत से कहने लगी, ये बाबा हमारे बारे में ही बात कर रहे थे। मैं कहा नहीं तो कि नहीं, मुझे ऐसा लगा कि शायद हमारे ही बारे में बात कर रहे हैं। ये तो हमें जानते भी नहीं। श्रीकांत कहने लगे, साइंस से कुछ भी नहीं छुपा हुआ, वो सबको जानते हैं, हर किसी को जानते हैं। उन्हें कोई जाने ना जाने, वो हर किसी को जानते हैं। खैर, बच्चे का एडमिशन कर लिया, बच्चे को क्लासरूम में बैठा लिया। भरके जी की पत्नी चली गई अपने घर। उधर बाबा पहुंच गए सीधे बाईजामा के पास। इधर कुलकर्णी सरकार के बंद आदमियों ने खबर पहुंचा दी कि ऐसे ऐसे दादा साहब खरपड़े जी की चिट्ठी आई फकीर के पास, और ऐसे ऐसे वकील बल्लभ भरके नाम का वकील यहाँ शिरडी में आया है, उसका सरकारी वकील है, उसका ट्रांसफर। अब तो कुलकर्णी के भी कान खड़े हो गए। कुलकर्णी कहने लगे कि मुझे खुद बल्लभ भरके का स्वागत के लिए जाना होगा। कुलकर्णी ने अपने साथी लिए, लाला को लिया, या जो भी शिरडी के उनके उठने बैठने वाले व्यक्ति थे, सबको साथ लेकर बल्लभ भरके जी का स्वागत करने के लिए पहुंच गए। बल्लभ भरके जी का एक मातहत कोई फाइल लेकर आया, उसके कपड़े कुछ अस्त व्यस्त हो रहे थे। बल्लभ भरके जी उस पर भड़क गए। मैं बिल्कुल अनुशासन चाहता हूँ। तो मैं कितने साल हुए नौकरी करते हुए? कि जी 5 साल। कि 5 साल में तुम्हें कपड़े पहनने नहीं आए? कि ड्यूटी टाइम में कपड़े किस तरह से पहनते हैं क्या? कि साफ गलती हो गई, आगे से नहीं होगी। कि आगे से होगी तो तुम अपनी नौकरी से हाथ धो बैठोगे। कुलकर्णी जी का काफिला बल्लभ भरके के साथ साथ चल रहा है। इधर स्कूल में बच्चा कुछ डिसबैलेंस है। उज्जवल बल्लभ भरके का एडमिशन तो करा दिया, क्लास में मास्टर जी कुछ बात पूछ रहे हैं, उसे पता है पढ़ाई में तेज है, लेकिन उसके अंदर एक हेजिटेशन है। कैसी हेजिटेशन है पता नहीं क्या, जो सब हर चीज़ का उसके पास जवाब है, लेकिन वो बोलने से कतरा रहा है। बोलने से कतरा रहा है। बच्चों की तो आपको पता ही है, क्लास के अंदर बच्चे, अगर कोई बच्चा जवाब नहीं दे पाता तो उसकी खिल्ली उड़ाते हैं, या कोई गुमसुम हो जाता है तो उस पर छींटाकसी मास्टर के सामने ही कर देते हैं। ऐसा ही कुछ उसके साथ हुआ क्लासरूम में। वो क्लासरूम से उठ के बाहर खड़ा हुआ, अपनी किताब बस्ता लेके बाहर खड़ा हुआ। श्रीकांत जी पीछे पीछे दौड़ते रहे, लेकिन उसने उनकी नहीं सुनी और बाहर खड़ा हुआ। उधर बाबा बाईजामा के पास पहुंचे। बाईजामा से कहने लगे कि बाईजामा, आज तुम्हारे हाथ की भाकरी खाने आया हूँ, बहुत भूख लगी है। बाईजामा भाकरी बनाने लगी। कहने लगी, आज बहुत माँ पर प्यार आ रहा है जो भाकरी खाने के लिए खुद चले आए, वरना तुम्हारे तो ले जाने के बाद भी खाने में तुम्हें समय नहीं निकाल पाते। बाबा ने कहा, एक माँ ही तो ऐसी शख्स है जो अपने बच्चे की पैदा होने से लेके और बड़े होने तक सबसे ज़्यादा देखभाल करती है। उस माँ पर भला प्यार क्यों नहीं आएगा? बाईजामा ने भाकरी परोस दी, सब्जी सब परोस दी, और दूसरी भाकरी घुमानी चालू कर दी तवे के ऊपर सीखने के लिए। बाबा कहने लगे, बाईजामा भाकरी को कम घुमाओ। बाईजामा कहने लगी, भाकरी जल जाएगी अगर नहीं घुमाऊंगी तो। बाबा ने बाईजामा से कहा कि बाईजामा, इंसान की ज़िंदगी भी ऐसी ही है, अगर एक जगह स्थित हो जाए तो वो ख़त्म हो जाएगी। इसलिए इंसान की ज़िंदगी को भी चलाएमान रहना होगा इस दुनिया में। बाईजामा कहने लगी, सारी बातें तो साईं तुम्हारी ठीक हैं, लेकिन मैं भी तुम्हारी माँ हूँ, एक कदम आगे। मुझे पता है आज तुम्हें किसी ना किसी की ज़रूर मदद करनी है, और उस मदद का
रास्ता मेरे घर से, मेरे पास से होकर जाता है, इसलिए तुम मेरे पास भागड़ी खाने के लिए आ गए, ताकि तुम अपनी मन की बात मेरे से कह सको कि जल्दी बोलो क्या है तुम्हारे मन में। बाबा ने कहा, वल्लभ भरके का नाम सुना है भाईजामा? हाँ, बहुत प्रतिष्ठित वकील है, और कल ही मुझे पता चला कि वो शिरडी में आकर बसे हैं, और उन्होंने दावत पर भी बुलाया है अपने यहाँ शाम को, पाटिल जी को और मुझे, लेकिन पाटिल जी ही जाएंगे, मैं नहीं जाने की। बाबा कहने लगे, यही तो बताने आया हूँ पायजामा आपको कि आपको भी उनके साथ जाना है दावत में, और आँख कान नाक खुले रखने हैं। और एक ही रोटी बाबा ने खाई होगी, कुछ उन्हें याद आया और तुरंत उठकर खड़े हो गए। भाईजामा कहने लगे, अरे भागरी तो और खा लो। मैंने कहा, नहीं भाईजामा, मैंने खा ली, और अब मुझे कहीं जाना है, ज़रूरी काम है। भाईजामा समझ गए कि कोई मुसीबत में है, इसलिए खाना भी छोड़कर साईं जा रहा है। उधर जो बच्चा होगा 6-7 साल का वल्लभ भरके का बेटा, वो स्कूल से तो भाग खड़ा हुआ, लेकिन शिरडी में नया था, पाठशाला गांव के बाहर थी, इसलिए वो वहाँ से भाग खड़ा हुआ और अपने घर का रास्ता भूल गया। रास्ते में राहगीर भीमा वगैरह सब मिले, तो पूछने लगे, बेटा तुम रास्ता भूल गए हो कि? हाँ, तो तुम्हारे पिताजी का नाम क्या? पिताजी का नाम पूछते के साथ ही वो वहाँ से भी भाग लिया। अब उसे अपने पिता के नाम से क्या छेड़ दी, ये तो आगे पता चलेगा कि बच्चा क्यों डिसबैलेंस अपने पिता के नाम सुनते के साथ ही हो जाता था। खैर, बच्चा जो था छुप गया एक पेड़ के पीछे, उधर से काफिला निकल रहा था। किसका? आगे आगे वल्लभ भरके, साथ में कुलकर्णी सरकार मक्खनबाजी करते हुए, और पीछे पीछे 2-4 गांव वाले जो उनके कुलकर्णी सरकार के सगे वाले थे। इस तरह से चल रहे थे। अब बच्चे ने अपने बाप को निकलते हुए देखा, और वो डर के मारे पीछे को हुआ, पैर लड़खड़ाया, और वो पीठ के बल एक पत्थर से टकराने को हुआ। इतने में बाबा ने आके उसके हाथ लगा दिया। बच्चे के सिर में चोट लगने से बच गई थी, वरना बच्चा चोट लगने से शायद मर भी सकता था, क्योंकि ऊपर से पेड़ के ऊपर से गिरा था, पेड़ के पीछे छुपा हुआ था, वहाँ से पैर डिसबैलेंस हुआ और उसके चोट लग जाती। तो बाबा को उसको बचाना था, उसको बचा लिया। अब बाबा ने उससे बच्चे से पूछा, बेटा कौन हो तुम? उनने अपना नाम उज्ज्वल बताया। रास्ता भटक गए हो? कि हाँ, क्या हो तुम्हें, मैं रास्ता दिखाता हूँ। अब बाबा उसे बच्चे को लेकर उसके घर पहुंचाने के लिए निकल लिए। तो साथियों, फिलहाल कथा को यहीं विराम देते हैं। यही कथा अगले अंक में फिर लेकर हाजिर होंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। ओम साई राम।